मैं और मेरा म्यूजिक पार्टनर राहुल दोनों एक म्यूजिक प्रोजेक्ट के शूट के लिए घर से रवाना हुए। रात का समय था, करीब 8 बजे। हम कल्याण से खोपोली का रूट लेकर कलम जाने वाले थे। स्टेशन पर हो रही अनाउंसमेंट सुनाई दे रही थी। थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। ट्रेन को सिग्नल मिला और ट्रेन निकल पड़ी। ठंड के दिन थे और शांत वातावरण होने के कारण बाहर सफर का मजा दुगना हो गया। हम खोपोली स्टेशन पर आकर रुके और चारों तरफ शांति छाई हुई थी। हम ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म से सीढ़ियां चढ़कर पूर्व से पश्चिम की ओर रिक्शा स्टैंड पर आ गए। वही रिक्शा स्टैंड पर हमने 10 से 15 मिनट इंतजार किया और थोड़ी देर बाद खोपोली स्टेशन पर हमारी टीम कार लेकर आ गई। हमारे दोस्त केतन ने हमें दूर से पहचान लिया, जो कार चला रहा था, और हमारी तरफ कार लेकर आ गया। हमें अपने पुराने दोस्त से मिलकर खुशी हुई और हम दोनों कार में जाकर बैठ गए। 7 सीटर कार थी जो पूरी भर चुकी थी। सभी टीम मेंबर्स और दोस्तों से हमारी मुलाकात हुई और हम गाते गुनगुनाते हुए कलम गांव की ओर कार से निकले। रात के करीब 11 बज चुके थे। हम गांव में एंटर हुए और अचानक हमें जोरदार ठंड का एहसास हुआ। कार में बैठने के बाद भी जबरदस्त ठंड लग रही थी, तो हमने कार के शीशे ऊपर कर लिए। थोड़ी देर बाद हम डेस्टिनेशन पर कार से नीचे उतरे। करीब रात के 11 बजे पूरा गांव शांति से सो रहा था। वही ठंड से कांपते हुए हम दोस्त के घर पर पहुंचे। अगले दिन सुबह सॉन्ग का शूट था, तो शूट से पहले रिहर्सल करना जरूरी था। रिहर्सल शुरू हुई। म्यूजिक लाउड होने के कारण खिड़की दरवाजे बंद करने पड़े। आगे दिन भर हमारे सॉन्ग की शूटिंग हुई। मनचाही मेहनत रंग ला रही थी और इसी बात का आनंद हमारे चेहरे पर छलक रहा था। शाम के समय एक सीन था जो श्मशान के पास एक फार्म हाउस में शूट करना था और हम वहां टीम के साथ निकल पड़े। ठंड का मौसम, तेज बहने वाली हवा, फार्म हाउस के बगल में बहने वाली नदी और आलीशान फार्म हाउस की जगमगाती लाइटिंग दिल खुश कर रही थी। सभी ने शूट कंप्लीट किया और हम सब पैकअप करने के बाद घर जाने के लिए निकल ही रहे थे। तभी अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो रोने की आवाज मुझे बगल वाले कमरे से आ रही थी। फार्म हाउस के 5 कमरे थे, बस हमें एक की चाबी मिली हुई थी। रूम नंबर 3 से किसी के रोने की तेज आवाज आ रही थी, जो सिर्फ मैं सुन पा रहा था। थोड़ी पूछताछ करने के बाद जो मुझे पता चला वो हैरान कर देने वाला था। 3 नंबर का कमरा 7 महीने से बंद पड़ा हुआ था, जिसकी चाबी सिर्फ फार्म हाउस के मालिक के पास थी। तो फिर वो तेज आवाज में रो कौन रहा था? इसका मुझे ताज्जुब होने लगा। ये कोई इंसान कर रहा है या कोई आत्मा, या फिर मेरा कोई वहम? इस सोच में मैं पड़ गया। पर मुझे डर से भरी हालत में मेरा दोस्त कार्तिक देख रहा था। मैंने एक बार उसे ये बात बताई भी थी, पर उसने सब मजाक में ले लिया। तभी मेरे दोस्त कार्तिक ने मुझे अचानक चौंका दिया। वो मेरे पास दौड़ते हुए आया, डरते हुए कहने लगा, भाई भाई, मुझे भी वो आवाज सुनाई दे रही है। भाई, वहां से, रूम नंबर 3 से, वहां जाना नहीं, थोड़ी देर रुक कर। और जोर जोर से हंसकर मेरा मजाक उड़ाने लगा। इस बात का मुझे गुस्सा आया
और मैं वहां से टीम के साथ निकलना ठीक समझा। जैसे ही हम फार्म हाउस से कुछ दूरी पर आए, मुझे वहां खिड़की में खड़ा एक साया हंसता हुआ दिखाई दिया, जो मुझे वापस आने के इशारे कर रहा था और अपने पास बुला रहा था। मैंने दोस्तों के साथ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और मन ही मन में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं देखूंगा। और पूरी टीम के साथ मैं ग्रुप में रास्ते पर चलने लगा। हम गांव में दोस्त के घर आ गए। सबके साथ खाना खाकर मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर वो शैतानी हंसी वाला साया मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। तभी मैंने ईयरबड्स पर हनुमान चालीसा सुनना ठीक समझा और कुछ वक्त बाद मुझे नींद आने लगी। अगली रात को ठंड बढ़ने के कारण हम सबने एंजॉय करने के लिए बोन फायर जलाकर घर के आंगन में बाहर बैठे। गाना अब जाना हो रहा था। राहुल गिटार बजा रहा था और मैं गा रहा था। इससे माहौल बन गया। कुछ देर बाद सब घर के अंदर आए और सोने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारे 3 दोस्त अभी भी बाहर थे। काफी देर इंतजार करने के बाद तीनों वापस आए। दरवाजा खटखटाने पर केतन ने दरवाजा खोला। देखा तो तीनों दोस्तों में से एक की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था और दोनों डरे हुए थे, पर खुद को संभाल रहे थे। दोनों ने निखिल को अपने कंधे पर लादकर घर पर ले आए थे। केतन डरते हुए, क्या हुआ निखिल? अनिरुद्ध और कार्तिक ने केतन से डरते हुए कहा, भाई अंदर चल, बताते हैं, और जल्दी से घर बंद कर दे प्लीज। केतन ने निखिल, अनिरुद्ध और कार्तिक को घर के अंदर ले लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसके पास बैठ गया। निखिल का चेहरा पूरी तरह से उड़ा हुआ था। हाथ पैर कांप रहे थे, आंखें फैली हुई थी, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। पर हमें अंदाजा हो गया कि जरूर कुछ गलत हुआ है, कुछ डरावना, कुछ खौफनाक। केतन ने निखिल से पूछा, भाई क्या हुआ है तुझे? इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? किससे डर रहा है? कुछ तो बता भाई, ये क्या हालत बना रखी है तूने? निखिल सुन पा रहा था, पर डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद निखिल ने लंबी सांस लेकर बड़ी हिम्मत से फिर डरते हुए, कांपते हुए शांति से कहा, जो दिल दहला देने वाला था, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया और सभी के चेहरे पर डर छलक रहा था। केतन मजाक उड़ाते हुए, अरे भाई, किसे देख लिया तूने इतनी रात को? भूतनी थी क्या? पर उसे सब मामला समझ आ रहा था। निखिल की हालत और भी खराब होती जा रही थी, जो हमें और डरा देने वाली बात थी। केतन को समझ आ गया और उसने पूजा घर से गंगा जल लाया और कुछ छींटे निखिल के आंखों पर मारे। कुछ देर बाद निखिल का डरा हुआ चेहरा नॉर्मल हो गया। यह देखकर सबको राहत मिली और फिर केतन ने निखिल से बातचीत करते हुए बड़ी हैरानी से पूछा, क्या हुआ था भाई? अगर रिलैक्स फील कर रहे हो तो बता सकते हो। थोड़ा वक्त खामोश रहने के बाद निखिल बताने लगा, आज हम जब गांव की हद से अंदर आए तो दाई तरफ एक खेत था और वहां पास ही एक कुआं था। उसी कुएं के पास आज रात हम तीनों घूमने चले गए थे। मैं भी झाड़ियों के बीच में हल्का सा होने चला गया। दोनों दोस्त अनिरुद्ध और कार्तिक कुछ दूर खड़े थे। तभी मुझे झाड़ियों के बीच में 2 लाल आंखें अंधेरे में घूरती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर मैं डर के मारे पीला पड़ गया और कुछ भागते हुए अनिरुद्ध और कार्तिक के पास जाकर उन्हें सब बताने लगा। दोनों हंस रहे थे। फिर निखिल ने जो देखा वो सबके होश उड़ा देने वाला था। निखिल, कार्तिक, कार्तिक भाई, तेरे पीछे कोई साया खड़ा है, निखिल ने कांपते हुए कहा।
तभी कार्तिक हंसने लगा। कार्तिक जो कि मजाकिया लड़का था और हमेशा मजाक करने की आदत थी, तो उसने सब हल्के में ले लिया। कार्तिक, ये नाटक मेरे सामने मत कर। ऐसे भूत प्रेत को मैं बोतल में घोल कर पी जाता हूं। मेरे सामने भूत क्या चीज है? कार्तिक एटीट्यूड में बोलने लगा। इतना बोलते ही कार्तिक को कोई पीछे से धक्का देता है और कार्तिक गिर जाता है। फिर उसे घसीटकर जमीन पर घुमाता है, पर दिखाई नहीं देता। वैसे भी रात का समय था, जिससे कार्तिक, निखिल और अनिरुद्ध डर जाते हैं और तीनों घर के रास्ते तेजी से दौड़ने लगते हैं। उसमें निखिल का पैर फिसल जाता है और निखिल गिर जाता है। कार्तिक और अनिरुद्ध उसे दोनों हाथों से उठाते हैं और भागते हुए घर ले आते हैं। दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देती है। केतन सोचता है, इतनी रात को कौन हो सकता है? केतन दरवाजा खोलता है और तीनों अंदर आ जाते हैं। निखिल की आपबीती सुनाने के बाद सभी दंग रह जाते हैं। 2 मिनट की खामोशी के बाद निखिल हड़बड़ाने लगता है और कहता है, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। केतन, कौन जिंदा नहीं छोड़ेगी? निखिल, हम हैं ना यहां, तुम्हारे पास। केतन प्यार से समझाते हुए, भाई, ये सारे तेरे वहम हैं, बाहर कोई नहीं है, रुक, मैं तुझे दरवाजा खोल कर दिखाता हूं। इतना सुनते ही निखिल केतन को धक्का मारकर अंदर ले जाता है। नहीं भाई, दरवाजा मत खोलना, चाहे जो भी हो जाए। वो बाहर ही खड़ी है। अनिरुद्ध और कार्तिक दोनों भी डरे हुए रहते हैं। वे केतन को दरवाजा खोलने से रोकते हैं और पीछे खींचते हैं। कार्तिक और अनिरुद्ध, भाई, हम तीनों ने देखा है उसे, डायन थी वो। उसने मुझे खेत में घसीटा। थोड़ी देर हो जाती तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। दरवाजा मत खोलना भाई, चाहे जो हो जाए। दरवाजे की आवाज। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा खोलो बेटा, एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। केतन, कौन हो आप? घर के अंदर से पूछता है। मैं शशि दादी हूं बेटा, दूसरे गांव से आ रही हूं। चलते चलते प्यास लग गई। प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो बुढ़िया को, पुण्य मिलेगा। केतन भी सोच में पड़ जाता है। उसे फिर से अनिरुद्ध और कार्तिक रोक लेते हैं। भाई, कोई शशि दादी नहीं है, ये बुढ़िया बहरूपिया है। ये वही डायन है जो हम तीनों के पीछे पड़ी है। इतना सुनते ही दरवाजे की खटखटाहट तेज हो जाती है। और बड़ी डरावनी आवाज में दादी हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खिड़की से आ जाती हूँ। एक भटकती हुई रूह को कौन रोक सकता है? शशि डायन हंसती हुई। इतना सुनते ही डर के मारे सभी खिड़कियां बंद कर देते हैं और दौड़कर पूजा घर में आ जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठन शुरू होता है। कुछ देर बाद आवाज थोड़ी शांत हो जाती है, पर हल्की सी आवाज दरवाजे की बाहर से आती ही रहती है। वो रात भर गुर्राती हुई आवाज किसी को सोने नहीं देती और लगभग 3 बजे के आसपास सब पहले जैसा हो जाता है। आवाज शांत हो जाती है और सभी चैन से सांस लेते हैं। वो रात खत्म हुई और हम अपने अपने घर चले गए। वो रात आज भी हमारे दिमाग में वैसी की वैसी ही है। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। फॉर एंजल हिंदी पर सुनिए दिल को छू जाने वाला संगीत और नई रचनाओं की खूबसूरत झलक, और सब्सक्राइब करें फॉर एंजल हिंदी को।